जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने कहा था ग्रामीण परिवेश की क्लास के लिए, तो उसी के लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं। आपको पता है इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी 9th नंबर की वीडियो है ग्रामीण परिवेश की, ठीक है। इसके अलावा हम हिंदी भी शुरू कर चुके हैं और हिंदी में हमने समास, उसके बाद हमने कारक, और आपको पता है कि हमने दोस्तों काल समाप्त कर दे। 3 टॉपिक हिंदी के भी समाप्त हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कृषि विकास व भूमि सुधार में, जिसमें दोस्तों हदबंदी क्या होती है, जमाबंदी, काश्तकारी, भूदान आंदोलन, ऐसे कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा बता दें कि अगर आप इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि संपूर्ण लेखपाल के लिए जो आपके संपूर्ण आपके हिंदी और ग्रामीण परिवेश है, तो उसके लिए आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, या फिर दोस्तों आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप जाइए दोस्तों। और ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा, देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 तिथि 19 जून है ना, तो यहाँ पे आपको संपूर्ण वीडियो एक क्रम में लगे हुए मिल जाएंगे। देखिए ग्रामीण परिवेश के हमने अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद से फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा, तो आप फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो मिल जाएंगे, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस समय हम देख रहे हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में, और पहले वीडियो हमने कृषि के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कृषि के लिए दोस्तों अंग्रेजी में हम क्या शब्द का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द के एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, अर्थात कल्चर और कल्चर दोस्तों, अर्थात कृषि करने से ही हम किसके संबंध है, एग्रीकल्चर का। देखिए हमारा जो भारत है दोस्तों, वो आपको पता है कि विश्व में 7वें नंबर पर है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। तो देखिए अगर हम पूरे जनसंख्या की बात कर लें तो दोस्तों आपको पता है कि लगभग दोस्तों भारत में 55% जनसंख्या, क्या 55% जनसंख्या जिसकी आजीविका अभी भी दोस्तों कृषि पर निर्भर करती है। यानी कि 100 में से 55 लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी आजीविका, जिनका जीवन यापन दोस्तों कृषि के माध्यम से ही चलता है, ठीक है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें कि भैया अगर भारत, इतना बड़ा भारत है, आपको पता विश्व में 7वां बड़ा देश है, तो दोस्तों इसके जो देश है पूरा, उसके कितने भाग पर कृषि होती है और कितनी भाग कैसे पड़ी हुई है, उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 51 भाग पर दोस्तों कृषि करा जाता है, मतलब कि खेती की जाती है। लगभग कितने भाग पर, 51% भाग पर खेती की जाती है, और 4% भाग पर क्या है, चारागाह है, ठीक है। चारागाह आप लोग समझते होंगे, 4% भाग पर, और 21% भाग पर क्या है, वन है। क्या है दोस्तों, वन है, जंगल है। और 24% भाग पर क्या है मेरे दोस्तों, तो आपको बता दें कि 24% भाग जो है दोस्तों वो बंजर भूमि पड़ी हुई है। क्या है, बंजर भूमि पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर हम कृषि की, तो आपको पता है दोस्तों भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है दोस्तों, कृषि प्रधान देश है। तो आपको बता दें कि वर्ष 1950 से 51 में भारत के जो जीडीपी में है दोस्तों कृषि का योगदान लगभग दोस्तों 53.1% था। कितना था, मतलब कि जो भारत की जीडीपी, आपको पता होगा कहते हैं ना जीडीपी गिर गई है जीडीपी, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान दोस्तों कृषि का था। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था कितना था, तो 53.1%, 53.1% दोस्तों अकेले कृषि का योगदान था भारत की जीडीपी में दोस्तों। और वहीं बात करते हैं 2019-20 में दोस्तों ये कितना हो गया, 17.8%, यानी कि कृषि पे निर्भरता कम होती चली गई, ठीक है, और चीजों का ज्यादा योगदान हमारी जीडीपी में होता चला गया। और 2020-21 में 19.9% हो गया, ठीक है। चलिए ये चीज समझ रखते हैं। और आपको बता दें कि भारत के सकल मूल्य संवर्धन यानी कि जीवीए में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2014-15 में 18.2% से निरंतर गिर कर दोस्तों 2019-20 में 16.5% हो गया। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम बात कर लें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की,
किसकी दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए सबसे बड़ी बात किसकी स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को। कहां पर? तो आपको पता है दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में कृषि भवन है दोस्तों, वहीं पर। ठीक है, तो ये चीज समझ जाइएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो दोस्तों कृषि भवन नई दिल्ली। अब देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई है? आपको पता है कि कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं शिक्षण कार्यों के लिए, मतलब नए नए खोजों के लिए कृषि में और उनके शिक्षण कार्यों के लिए दोस्तों भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको कुछ बनता है तो ये वाला क्वेश्चन है, पूछेगा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से की गई। देखिए याद रखिएगा, जब 17 नवंबर 1960 में इसका स्थापना की गई थी, इसका नाम उस समय था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि उस समय ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। जिसका दोस्तों अब बता दीजिए, देखिए अब उत्तर प्रदेश से दोस्तों आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया गया। 13 जिले को काट के उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। तो ये विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड के पाले में चला गया, यानी उत्तराखंड के पाले में चला गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका दोस्तों वर्तमान में ये कहां है? तो पंतनगर में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा देश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां है? तो पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और देखिए ये पहले कहां था? इसकी जब स्थापना हुई थी तब उस समय वो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। ठीक है, जिसका दोस्तों नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि और एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। देखिए जो आपका पहला विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहां है? तो पंतनगर में है। ठीक है, कहां पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। देखिए पहले इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मोहिंदर सिंह रंधावा ने। किसने? मोहिंदर सिंह रंधावा जी ने दोस्तों, जिनको हम MS रंधावा के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कृषि विकास और सुधार के बारे में बात करें, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में भी है, आपके ग्रामीण परिवेश में इसके बारे में बताएगा। देखिए आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। क्यों? आपको पता है कि औपनिवेशिक शासनकाल में दोस्तों जमींदार होते थे। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी, महालवाड़ी व्यवस्था। कृषि व्यवस्था में कृषकों का भूमि से जुड़ाव अधिक नहीं रह गया था दोस्तों। आपको पता है कि क्या होता था कि जमीन किसी एक के पास होती थी, उसमें लोग क्या करते थे दोस्तों? काम किया करते थे। ठीक है, अब देखिए परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादकता काफी कम और जोत के आकार का वितरण प्रारूप से भी अत्यधिक असमान हो गया दोस्तों। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास है ही नहीं, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमें कब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ? क्या? जब हम लोग आजाद हुए। तो दोस्तों सोचा गया कि स्वतंत्रता के बाद, समझिएगा स्वतंत्रता के बाद क्या था? इन सभी चुनौतियों पर ध्यान देते हो, मतलब यही चीजें कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास दोस्तों एक विश्व जमीन भी नहीं है ना। तो इन सबको ध्यान में देते हुए सन 1949 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया। ठीक है, जिसके 3 उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? पहला दोस्तों हदबंदी लाना। ठीक है, हदबंदी क्या होता है समझिएगा। देखिए एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई, वह अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरण करने का लक्ष्य रखा गया। समझिएगा, मान लो दोस्तों क्या हुआ कि आजादी पहले किसी के पास कोई लंबरदार था, ठीक, उसके पास दोस्तों मान लिया कि 200 बीघा जमीन, समझिएगा एग्जाम्पल 200 बीघा जमीन थी। ठीक है, अब क्या हुआ? एक हदबंदी की गई और इसमें कहा गया भैया कि किसी के पास ज्यादा अगर जमीन होगी तो वो 100 बीघा ही होगी। क्या होगी? 100 बीघा ही जमीन होगी। अब देखिए इसके पास 200 था तो इससे 100 बीघा ले ली जाएगी, 100 बीघा इसको दे दी जाएगी और इसका जो 100 बीघा ले जाएगा वो दोस्तों जिनके पास जमीन नहीं है उसमें बांट दिया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे ये फायदा हुआ कि जिनके पास भूमि नहीं थी दोस्तों उनको भी भूमि थोड़ी बहुत मिल गई और जिनके पास बहुत ज्यादा थी उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया। मतलब कि भूमि की सीमा निर्धारित की गई कि भैया अगर इससे ज़्यादा जमीन है तो आपको सरकार ले लेगी आपसे और उसको कहीं ना कहीं जिनके पास भूमि नहीं उनको वितरित कर देगी। बहुत अच्छा प्लान था। ठीक है, दूसरा क्या था? चकबंदी।
अब देखिए चकबंदी के द्वारा जोत के आकारों औ को और छोटा होने से रोकने व भूमि को एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि को बल देना। देखिए चकबंदी क्या होता है, चकबंदी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, मगर इसमें समझ लीजिए। मान लिया दोस्तों कोई किसान है, उसका थोड़ा सा खेत यहाँ पे है, थोड़ा सा 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 यहाँ पर है। मान लीजिए एक ही किसान दोस्तों, ये किसान है, इसके 5 खेत इधर उधर हैं, ठीक है, 5 खेत इधर उधर हैं। अब देखिए ये अगर खेती करेगा, देखिए ट्रैक्टर ले जाएगा दोस्तों, यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ जोत के फिर यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत समय लगेगा। और दोस्तों मान लिया कि पानी की व्यवस्था करेगा, एक मान लिया उसने नलकूप गड़ाया, मतलब कि जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं, तो यहाँ सींचेगा। फिर दोस्तों एक यहाँ भी बोर करवाना होगा उसको यहाँ सींचने के लिए, एक यहाँ बोर करवाना होगा यहाँ सींचने के लिए, एक बोर यहाँ करवाना होगा यहाँ सींचने के लिए, और फिर एक ये बहुत ज़्यादा दोस्तों खर्चा आएगा। शायद इतना खर्चा, इतना ज़्यादा पैसे उसके निकल भी ना पाए, क्या इतने ज़्यादा पैसे जितने लगा दे दोस्तों वो उससे प्राप्त भी ना कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए चकबंदी प्रथा लाई गई, ठीक है, एक चकबंदी प्रथा लाई गई दोस्तों। ये आपके मुसाफिर खाना से शुरू किया गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और आपको बता दें, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लिया किसी भी किसान की भूमि यहाँ है, यहाँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है दोस्तों, इसको एक ही जगह, देखिए एक ही जगह क्या करते हैं, इसके भूमि के 5 भूमि को जोड़ के दोस्तों इसको एक ही जगह दे देते हैं। थोड़ी सी उसमें जमीन काट ली जाती थी ना, मतलब एक ही जगह। अब देखिए एक ही जगह सारी जमीन उसकी हो गई इस किसान की। अब डायरेक्ट यहीं पे एक वो हैंडपंप नलकूप गड़वा लेगा, ट्यूबवेल गड़वा लेगा, और इसी से पूरा खेत सींच लेगा, और एक ही बारी में उसको देख रेख भी कर लेगा, और एक ही समय में सब कुछ कर लेगा। यानी कि किसान का फायदा हो गया। क्या होगा फायदा? अब उसको दूर दराज जाना नहीं पड़ता था कि भैया पहले यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। तो ये चकबंदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चकबंदी समझ गए कि क्या होता था कि छोटे छोटे चकों को दोस्तों जोड़ के एक बड़ा सा चक दे देना, वही चकबंदी कहलाता था सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब देखिए काश्तकारी सुधार क्या होता है। काश्तकारी सुधार के माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान किया गया तथा जमींदारों के अन्याय से उसकी रक्षा की गई, ठीक है। समझिएगा काश्तकारी क्या होता है दोस्तों। ये काश्तकारी देखिए पूरे देश में नहीं लागू हो पाई, मगर दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसका बहुत बड़े हिस्से में इसको मतलब कि लागू किया गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता था कि जो लोग थे, मतलब कि बहुत से जिनके पास जमीन ज़्यादा है, वो गरीबों को लगा देते थे, उनसे काम करवाते थे, अपना पूरा सब कुछ ले जाते थे। तो इसके लिए दोस्तों ये लाया गया था, जिससे दोस्तों गरीबों की हालत में कुछ सुधार हुई, और जमींदार जो अन्याय करते थे उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए 1950 से 53 तक ईस्वी दौरान दोस्तों पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया, जिसमें दोस्तों 2 करोड़ कृषकों को काश्तकारी अधिकार व 1 करोड़ भूमिहीन कृषकों को भूमि का स्वामित्व दिया गया दोस्तों। मतलब 1 करोड़ जिनके पास भूमि नहीं थी दोस्तों, उन्हें भूमि दी गई। कैसे दी गई हमने बताया था, हदबंदी प्रथा मतलब किसी से पास ज्यादा उससे लेकर के दूसरों को बांटा गया, परंतु मौखिक व्यवस्था होने के कारण दोस्तों ये पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। और उससे एक ये आपसे बहुत बार पूछा था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या है दोस्तों? आपको पता है कि भू से भूमि और दान मतलब दान कर देना, यानी किसी के द्वारा दोस्तों स्वेच्छा से भूमि का दान कर देना दोस्तों, वही भूदान आंदोलन होता था। आपको पता होगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भूदान आंदोलन क्या है। तो दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया, तो मैं आपको बता दूं विनोबा भावे जी द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन। इसमें क्या होता था, जिसके पास दोस्तों जमीन जाता है वो स्वेच्छा से अपनी जमीन त्याग देता था, और वही त्यागी हुई जमीन किसी दूसरे को दे दी जाती थी जिसके पास जमीन नहीं होती। देखिए कितना अच्छा काम था, ठीक है। तो ये चीज आप समझ जाइएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विनोबा भावे द्वारा। दोस्तों देखिए पिछली बार यूपी साहब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपको बता दें सबसे पहले दोस्तों तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब सबसे पहले वहीं पे इनको दान मिला था। तो याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? और एक चीज़ और बता दें, एक बार जाइए प्ले स्टोर पर दोस्तों, वहाँ जा करके आप बहुत ही अच्छे से एकदम बेहतरीन ढंग से दोस्तों पूरी तैयारी लेखपाल की कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।